Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. So this is my marketing. Okay. This is about my Institute of Career Growth, IELTS Registration Center for the British Council, member of British Council's IELTS Partnership Program. Contact for IELTS direct and online classes, WhatsApp, so and so. ICG, the new way to learn. So this is WhatsApp number, this is my email address, and so now I'm going to tell you about the IELTS writing task 1 marking criteria. IELTS recommends you to spend no more than 20 minutes on writing task 1. However, the time is yours to manage as you wish. You should write over 150 words. IELTS writing task 1 is worth only about 33% of your total writing marks. You will be marked on, you can see that this is the task achievement के जो आपको टास्क दिया गया है, जैसे अगर जनरल ट्रेनिंग में आपको लेटर दिया गया है तो उस लेटर के तमाम एस्पेक्ट्स को आप मैनेज करते हैं तो यू विल गेट द 25%. ओके Yes, sir. आरिफ, यू हैव गॉट द आइडिया. जो आपको टास्क मिला है उसमें जो जैसे लेटर में आपको कहा गया ये बात लिखें, ये बात लिखें, ये बात लिखें, और आप एक बात भूल जाते हैं तो वो टास्क अचीवमेंट में कमी आ गई. उसके बाद है कोहिरेंस एंड कोहियन. ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं लैंग्वेज की. जब आप यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस को और उसको आपस में लिंक करते हैं तो इसका जो आप डिफरेंट टैक्टिक्स और डिफरेंट ग्रामेटिकल चीज़ें यूज़ करते हैं तो ये उसके 25% होते हैं. वोकैबुलरी के 25% होते हैं. Yes. ग्रामर के 25% होते हैं. ग्रामर में यही चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं कि आप स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, और डिफरेंट जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं उनको आप यूज़ करते हैं. तो ये क्राइटेरिया है. जब आप इन चीज़ों पे अमल करते हैं, आमतौर पे स्टूडेंट कहते हैं जी हमने तो बड़ा अच्छा लिखा था, बैंड्स नहीं आए. ठीक है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि उनकी असेसमेंट कैसे होनी है, उनकी चेकिंग कैसी होनी है, ब्रिटिश काउंसिल वालों ने उनको मार्क्स कैसे देने हैं. तो ये उनका मार्किंग क्राइटेरिया है. अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो फिर आपके अच्छे बैंड्स आएंगे. अगर आप ये चारों एस्पेक्ट को ज़हन में रख के लिखेंगे तो फिर आपके बैंड्स आएंगे. ठीक है. Yes, Yes. sir. अब ये आपको बताया गया है कि टास्क 1 जो है दोनों सूरतों में क्या होता है. एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 इज ए रिपोर्ट ऑन ए चार्ट, बार चार्ट, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल, मैप, डायग्राम, प्रोसेस. सी बिलो फॉर प्रैक्टिस चार्ट्स, मॉडल आंसर्स, टिप्स वो नीचे दिए गए हुए हैं इसी लेक्चर के अंदर. जनरल ट्रेनिंग में राइटिंग टास्क 1 है, इसमें लेटर है. जनरल ट्रेनिंग लेटर. राइटिंग टिप्स कैन बी फाउंड टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ दिस पेज. क्लिक हियर फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट जनरल ट्रेनिंग राइटिंग डिफरेंसेस. और इसके बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा मजीद. देर आर टिप्स फॉर लेटर राइटिंग फर्दर डाउन दिस पेज. तो अब इसमें क्या है, लेटर राइटिंग के लिए भी हमारे पास टिप्स हैं और जो ग्राफ राइटिंग है उसके बारे में हमारे पास टिप्स हैं. वो आपको अलग अलग से बताए जाएंगे. जो जनरल ट्रेनिंग के स्टूडेंट हैं उनको लेटर के बारे में बताया जाता है और जो एकेडमिक के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ग्राफ राइटिंग के बारे में बताया होता है. बाकी ऐसे दोनों में कॉमन होता है. जिसको राइटिंग टास्क 2 कहते हैं उसमें आपने कैसे लिखना होता है वो एकेडमिक वालों का भी उसी तरह होता है जिस तरह के जनरल ट्रेनिंग वालों का. अभी तक जो बातें मैंने की हैं उनमें Yes, अगर sir. आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं. कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं. No, sir. हाउ वर्ड्स आर काउंटेड इन आइल्स. अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. आपको पता होना चाहिए कि आपकी ये जो है जब आप लिखते हैं तो आपकी काउंटिंग होती है. तो ये काउंटिंग के फार्मूले आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं. और इसमें नंबर्स, डेट्स, टाइम्स आर काउंटेड एज वर्ड्स इन राइटिंग.
For example, 30,000 is equal to one word, 55 one word, 9:30 a.m. one word, 12/6/2016 one word, 6 million is counted as two words in IELTS writing. In listening, 30,000 word is counted as one number, and 9:30 am is also counted as one number. Dates written as both words and numbers are counted in this way. 12th July, one number and one word in IELTS listening, and as two words in IELTS writing. यानी जब आपको वर्ड लिमिट दी जाती है तो आप ये जहन में रखें कि 12th जुलाई मीन्स one number and one word, ठीक है, in IELTS listening and as two words in IELTS writing. Have you got the idea? Yes, Yes, sir. sir. Symbols with numbers are not counted. For example, 55%, ये वन नंबर ही काउंट होगा, ये नहीं होगा कि 55 अलग है और परसेंट अलग है, ठीक है, ये वन नंबर है. द सिंबल परसेंट इज नॉट काउंटेड एज ए वर्ड. हाउएवर, इफ यू राइट 55%, इट इज काउंटेड एज वन वर्ड एंड वन नंबर. गॉट इट? यानी अगर ये 55% लिखा है Yes, sir. तो ये वन वर्ड है. स्मॉल वर्ड सच एज ए और एन आर काउंटेड. All prepositions such as in or at are also counted. All words are counted. ठीक है, तो जब आप राइटिंग टास्क करते हैं तो ये वर्ड्स जो हैं वो काउंट होने होते हैं. ओके, Yes, sir. और ये भी याद रखिएगा, कल संडे ऑफ है, लेकिन मंडे को आप लोगों का जो लेक्चर है वो सुबह 5:15 से तकरीबन 6:15 के दरमियान होगा. ओके Yes, sir. Okay, sir. ओके आरिफ. Yes, sir. Okay. ओके. Hyphenated words like up to date are counted as one word. यानी जिनमें हम हाइफन लगाते हैं ना वर्ड, यानी up dash to dash date, up to date, तो ये एक वर्ड गिना जाता है. Compound nouns which are written as one words are also counted as one word. For example, blackboard, one word. Got it? Compound nouns which are written as two separate words are counted as two words. For example, university, bookshop. तो ये two words हैं, यूनिवर्सिटी अलग है और बुक शॉप अलग है. इस यहाँ से अब आपको ये पता चला कि जब आपने अपने वर्ड्स काउंट करने हैं जो कि 150 वर्ड्स होते हैं टास्क 1 में और 250 वर्ड्स होते हैं टास्क 2 में. Yes, sir. जी, अब इसको आसिफा आप पढ़ दें ज़रा प्लीज़. All words are counted, including words in brackets. For example, in IELTS writing, the majority of energy was generated by electricity, bracket 55%. This sentence is counted as 9 words. The number in brackets is counted. Brackets can be used in IELTS writing task 1, but not in IELTS listening or IELTS reading. Some people have asked me if words such as the are counted only once, regardless of how many times they are used. It is best to illustrate the man walked into the shop for the newspaper. 9 words. Contractions. Contractions are counted as it's one word, it is 2 words. ठीक है, जब इट इज लिखेंगे तो 2 वर्ड होंगे, जब आप इट्स लिखेंगे तो इट इज 1 वर्ड. Yes, sir. 1 word. अब आपको ये समझाया जा रहा है कि 6 बैंड्स किसको मिलते हैं. अगर आप अपने राइटिंग टास्क में ओवरव्यू लिखते हैं, देयर इज एन ओवरव्यू, हाईलाइट की फीचर्स एडिक्वेटली, इंफॉर्मेशन इज वेल सिलेक्टेड, सम इंफॉर्मेशन मे बी इनएक्यूरेट, कि थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट हो, तो आपको ये क्राइटेरिया में जब आप फॉल करते हैं तो आप 6 बैंड्स लेते हैं. ठीक है ना. अ क्लियर ओवरव्यू, कि आप अपना जो राइटिंग टास्क है उसमें एक क्लियर ओवरव्यू देते हैं, क्लियरली हाईलाइट्स की फीचर्स, नो इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन, सम एरियाज कुड बी बेटर डेवलप्ड. तो यहाँ पर आप 6 बैंड्स लेते हैं. ये है बैंड्स का क्राइटेरिया. और अगर आप 5 बैंड्स के बारे में सोचते हैं, जब आप नो क्लियर ओवरव्यू देते हैं तो 5 बैंड्स में फॉल करते हैं. की फीचर्स नॉट एडिक्वेटली कवर्ड, टू मच डिटेल, नो डाटा टू सपोर्ट स्टेटमेंट्स, इन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, तो इस सूरत में बंदा 5 बैंड्स लेता है. ठीक है. 8 बैंड्स क्या है? एक क्लियर ओवरव्यू, Yes. की फीचर्स आर क्लियरली हाईलाइटेड एंड वेल इलस्ट्रेटेड, ऑल रिक्वायरमेंट्स आर सफिशिएंटली कवर्ड, कि जो टास्क की रिक्वायरमेंट है
जो टास्क में आपसे डिमांड किया गया है, चाहे वो टास्क 1 है, चाहे वो टास्क 2 है, उसमें जो आपने बात की है, उसमें उसका ओवरव्यू क्लियर लिखा है आपने, की फीचर्स भी अच्छे तरीके से किए हैं, ऑल रिक्वायरमेंट्स आर सफिशिएंटली मैनेज्ड। ये है अपना आरिफ के लिए। एनालाइज द चार्ट एंड आइडेंटिफाई ऑल की फीचर्स, हर चीज़ को देखना है। हाईलाइट योर की फीचर्स इन एन ओवरव्यू, सी टेबल बिलो, कि आपने अपने जो की फीचर्स हैं उनको हाईलाइट करना है। सपोर्टिंग योर बॉडी पैराग्राफ विद डाटा, कि आप अपना कोई जो बॉडी पैराग्राफ बनाते हैं उसमें डाटा होना चाहिए, नंबर्स एंड डेट्स इफ पॉसिबल। अवॉइड पुटिंग इन इंफॉर्मेशन विच इज़ रॉन्ग। अवॉइड एन ओपिनियन, जो ग्राफ राइटिंग है उसमें आप अपना ओपिनियन नहीं दे सकते, उसमें सिर्फ जो लिखा है वही Yes, बताना sir. है। राइट ए फैक्चुअल रिपोर्ट, राइट ओवर 150 वर्ड्स, पेनल्टी फॉर अंडर वर्ड काउंट। आप ओवर 150 वर्ड लिखते हैं तब भी पेनल्टी है, अगर आप नीचे लिखते हैं तब भी पेनल्टी है। वॉच माई ओवरव्यू और कंक्लूजन लेसन, तो इसमें आपको ओवरव्यू और कंक्लूजन का अलग से लेक्चर दिया जाएगा, वो भी आपने देखना है, ठीक है। इसके अलावा मैंने जैसे आपको आरिफ को बताया, वह आसफा को शायद बताया नहीं बताया, मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है, उसके ऊपर आइल्स के सिलसिले में कुछ लेक्चर्स हैं, वो आप देख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, उसमें से देखें जो आपकी फ़ायदे का है उसको आप देख सकते हैं। वो है ICG आइल्स, यानी आप लिखेंगे ICG और स्पेस दे के आइल्स लिखेंगे यूट्यूब में, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। ओके, जी सर। you will increase your score if you plan where to put your information, have 4 body paragraph, use a range of linking devices, avoid mistakes with linking words, use referring this, it or etc. Lexical resources कहते हैं लैंग्वेज को। your use of vocabulary, your spelling and the number of mistakes will affect your score, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये आपको 5 बैंड स्कोर के बारे में बताया गया है, 6 के बारे में, 7 के बारे में और 8 के बारे में, ठीक है। इसको ज़रा आसफा ज़रा प्लीज़ पढ़िएगा, Yes, 5 को, 6 को, 7 को और 8 को। जी सर। बैंड स्कोर 5, जी minimal range of vocabulary for the task, frequent errors with spelling or word formation, problem cause difficulty for the reader. ठीक है। अब इसमें इसमें क्या होता है, आपको सेंटेंस लिखते हैं, उसमें जैसे अभी मैंने 1-2 सेंटेंस आपके ठीक किए हैं ना, तो उसमें जी सर। प्रॉब्लम आती है जब रीडर जो आपका जो मार्किंग करने वाला, जो राइटिंग का मार्किंग करने वाला है, उसको पढ़ने में मुश्किल पेश आ रही है, एक सेंटेंस दूसरे के साथ मिल नहीं रहा, उसको समझने में मुश्किल आ रही है, तो आप 5 की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अब आप 6 की तरफ कैसे मूव करेंगे, अब आगे पढ़ते हैं, अब पढ़ें जी। जी, adequate range of vocabulary for the task, uses some less common words but with errors, some errors in spelling and words formation, communication is clear. यानी इसमें आपको मार्जिन भी दिए गए हैं कि थोड़ी बहुत गलतियां हों, कुछ इस तरह हो, कुछ इस तरह, तो आप 6 बैंड्स लेते हैं जी। बैंड 7 बताइएगा जी। A sufficient range of vocabulary for some precision, uses less common words, some awareness of style and कोलोकेशन, collections, occasionally collocations, occasional errors in spelling or word choice. यानी क्या, अ सफिशिएंट रेंज ऑफ वोकैबुलरी फॉर सम प्रिसीजन, यूज लेस कॉमन वर्ड्स, कि आम वर्ड नहीं यूज़ कर रहा, लेस कॉमन वर्ड्स यूज़ करें। इसका मतलब ये है कि हमारी जो वोकैबुलरी की सिलेक्शन है, हम लेस कॉमन वर्ड जब यूज़ करेंगे तो वी शैल मूव टू वर्ड 7, और हम कॉमन वर्ड यूज़ करेंगे तो हम 6 की तरफ मूव करेंगे। ये जो लेस कॉमन वर्ड्स हैं, सफिशिएंट रेंज ऑफ वोकैबुलरी है, कोलोकेशन है, ओकेजनल एरर्स इन स्पेलिंग है, यानी स्पेलिंग में भी एक्यूरेसी होगी, तो अब आपको पता चल रहा है कि हमने इन चीज़ों से बचना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी, वोकैबुलरी थोड़ी सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूज़ करनी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छे यूज़ करने हैं जी। बैंड 8 का आरिफ आप पढ़िएगा प्लीज़ a wide range of vocabulary, जी। vicious meaning, skillfully uses less common words, rare errors in spelling or word formation. Okay ji, now we have come to know about our marking criteria and how we can get good bands by keeping in mind
this criteria of British Council. The structure for writing task 1 Yes, academic sir. paper is based on report writing and not on essay writing. IELTS writing task 1 is not an essay, it is a report. कि वो ऐसे नहीं है कि जिसमें आपने अपने ओपिनियन देने, अपनी राय देनी है. ये एक रिपोर्ट है. रिपोर्ट क्या होती है? टू द पॉइंट. जो आप सामने तस्वीर देख रहे हैं, जो आपके सामने टास्क है, आपने उसको फॉलो करना है. You have to organize all the information to a logical order and divide it into different paragraphs. The examiner will check your structure and organization. यानी उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है और उसकी ऑर्गेनाइजेशन है. पहले क्या आना है, दरमियान में क्या आना है, एंड पे क्या आना है. ठीक है, तो ये चीजें हमने ज़हन में रखी है, उसको स्ट्रक्चर कहते हैं. ठीक है. अब ये टास्क 1 के लिए 4 पैराग्राफ्स अगर आप यूज करते हैं, only occasionally will there be 5. The first paragraph will be your introduction and that contains a description of the graph, what it shows. IELTS will always give you a description and you can use that information for your introduction, but don't copy it. ठीक है, जो ऊपर सवाल में सवाल दिया गया होता है ना, उसको कॉपी नहीं करना, आप उसको पैराफ्रेज करके अपने अल्फाज में लिख सकते हैं. ठीक है, you need to paraphrase it, so write it again using your own words. The next paragraph after the introduction is the overview. It is the most important paragraph. It is often not too long, but it contains all the key features of the graph or chart, the highest points, the lowest point, all main features you put in your overview after the introduction. तो जो आपने ग्राफ राइटिंग लिखनी है, उसमें पहले इंट्रोडक्शन देना है कि ग्राफ में ये बात कही गई है. उसके बाद ओवरव्यू देते हैं. ओवरव्यू में क्या होता है, सबसे हाईएस्ट क्या है, सबसे लोएस्ट क्या है, और सबसे जो उसका जो मेन फीचर है वो क्या है. ये आप इसको हम कहते हैं ओवरव्यू. यानी ओवरऑल बंदा बताता है कि क्या लिखा है ग्राफ में या पिक्चर में. After that you have got Yes, sir. the body paragraphs, body paragraph A and the body paragraph B. This is where you put the detailed information. That will be dates and the numbers and all comparisons. You can put that in the body paragraph. So they are the 4 main paragraphs that you need to use. If necessary, it is possible to add one more body paragraph depending on the data you are given. क्या आपके पास क्वेश्चन के मुताबिक आप 4 पैराग्राफ्स लिखें, पहला इंट्रोडक्शन का, दूसरा ओवरव्यू का, और बाकी 2 बॉडी पैराग्राफ बनाएं और ग्राफ को कंप्लीट कर दें. लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं 5वां पैराग्राफ भी बना सकता हूं उसमें इंफॉर्मेशन को एडजस्ट करने के लिए, तो आप बना सकते हैं. The overview is possible to put at the end of the report instead of after the introduction, but don't miss it or run hour of time to write it. It is a vital paragraph. If you want more IELTS lessons, just click on red bar and access the writing task 1 section of the site. अब उसमें क्या है, अगर आपको और राइटिंग टास्क के बारे में देखना है तो आप देखेंगे ICG IELTS. अब उसमें क्या है कि जो नेक्स्ट बात मैं ये बताने जा रहा हूँ